नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं रामानुज और आज हम बात करेंगे हमारे 20 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में। इससे जो इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन बनते हैं और साथ ही साथ उन प्रश्नों से संबंधित हम फैक्ट भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं आपको फैक्ट और प्रश्न भी मिलेंगे। तो ये सभी प्रकार की आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में एसबीआई कार्ड पेमेंट सर्विस का नया एमडी और सीईओ किसको नियुक्त किया गया है। इसका आपको आंसर बताना है। आपका आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है अश्विनी कुमार। इसका आपका आंसर है, इनको अश्विनी कुमार को एसबीआई का नया सीईओ और एमडी बनाया गया है। तो एमडी मतलब होता है प्रबंध निर्देशक और सीईओ होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो इनको नियुक्त किया गया है और इनकी जो नियुक्ति है यह 1 अगस्त 2020 से लागू होगी। इनको अभी नामित किया गया है और इनकी जो नियुक्ति है वो 1 अगस्त 2020 से लागू होगी और इनकी नियुक्ति 2 वर्षों तक के लिए होगी। इनकी नियुक्ति वर्तमान में जो एमडी और सीईओ हैं हरदयाल प्रसाद के इस्तीफे के कारण इनको नियुक्त किया जाना है। तो इनके पहले जो सीईओ थे वो थे हरदयाल प्रसाद। उन्होंने अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया है, सेवानिवृत्ति उन्होंने ले ली है, इसलिए उनके स्थान पर इनको नियुक्त किया जाना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में श्याम निवासन किस बैंक के फिर से, यहाँ भी एमडी और सीईओ लिखना था। यहाँ है आपका कि श्याम निवासन फिर से किस बैंक के एमडी और सीईओ बन गए हैं। ठीक है, तो किस बैंक के एमडी और सीईओ बन गए हैं? श्याम निवासन। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या है? इसका आपका आंसर है फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक के श्याम निवासन फिर से एमडी और सीईओ बना दिए गए हैं। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने इनको फेडरल बैंक का सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। तो एमडी और सीईओ तो आप जानेंगे कि प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। ठीक है, तो इनका श्रीनिवासन भारतीय प्रबंध संस्थान कोलकाता इंजीनियरिंग कॉलेज के पूर्व छात्र रह चुके हैं। उनके भारत के मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के बहुराष्ट्रीय बैंकों के 20 वर्षों का उनको अनुभव है। उन्हें फेडरल बैंक का सीईओ और एमडी बनाया गया है। उनका कार्यकाल 23 सितंबर 2020 से शुरू होगा। तो इनकी नियुक्ति कब से शुरू होगी? तो इनकी जो नई नियुक्ति है वो 23 सितंबर 2020 से, और यह 22 सितंबर 2021 तक के लिए इनको नियुक्त किया गया है। तो बैंक को 16 जुलाई 2020 को मंजूरी मिली है इसके लिए। बैंक का यदि हम इस बैंक के संबंध में बात करें तो इस बैंक का शुद्ध लाभ वर्ष दर 4.3% बढ़कर 401 करोड़ रुपए और तिमाही दर 33% रहा है इस साल। ठीक है, तो इनको फेडरल बैंक का सीईओ श्याम निवासन को नियुक्त किया गया है। यदि हम फेडरल बैंक की बात करें तो फेडरल बैंक की स्थापना 23 अप्रैल 1931 को हुई थी। इसका मुख्यालय केरल के अलुवा में है और इसके अध्यक्ष हैं ग्रेस एलिजा बेथ कोसी, और एमडी और सीईओ श्याम निवासन है। और इस बैंक की यानी फेडरल बैंक की यदि हम बात करें तो उसकी टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। तो आपका परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर इस बैंक की टैगलाइन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में रमेश टीकाराम
का निधन हुआ है वे कौन थे? तो रमेश टीकाराम का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका आपका आंसर है बैडमिंटन खिलाड़ी। तो रमेश टीकाराम बैडमिंटन खिलाड़ी थे। इन भारत के में पैरा बैडमिंटन को लोकप्रिय बनाने के लिए इन्होंने इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी और इनका जुलाई 2020 में कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण इनका निधन हो गया है। इनको अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी थे ये राष्ट्रीय कोच और खेल प्रशासक भी थे। 2002 में टीकाराम ने बेल्जियम पैरा ओलंपिक्स चैंपियन में इन्होंने शॉट पुट, डिस्कस और जैवलिन में स्वर्ण जीता था। तो रमेश टीकाराम इनका निधन कोरोना वायरस के कारण हो गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस आईआईटी ने मेडिकल कैब नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? तो किस आईआईटी संस्थान ने? इसका आपका आंसर कि आईआईटी मद्रास ने एक पोर्टेबल मेडिकल कैब का इन्होंने अस्पताल नाम से एक पोर्टेबल यानी कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिसको ले जाया जा सकता है उस तरह का इन्होंने इस तरह का एक अस्पताल बनाया है। इस अस्पताल में कोरोना वायरस का इलाज किया जाएगा और इसे 2 लोग मिलकर 4 घंटे में इस अस्पताल को बना सकते हैं। यदि हम इस अस्पताल की बात करें तो उसको पूरी तरह से फोल्ड करके कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसको ट्रांसपोर्टेशन में बहुत कम खर्च होगा। इसमें 4 जोन हैं, एक डॉक्टर का रूम है, एक आइसोलेशन रूम है, एक मेडिकल का रूम है और एक वार्ड है और 2 बेड वाले आईसीयू की भी व्यवस्था इसमें की गई है। तो इसका आपको इम्पोर्टेंट बात यह है कि आईआईटी मद्रास ने एक मेडिकल कैब पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है। ठीक है, और अगला प्रश्न हम देखते हैं कि हाल ही में भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो किस देश के साथ मिलकर भारत ने एक रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व स्थापित किया है? ठीक है, तो इसका आपका आंसर है आपका इसका अमेरिका। तो अमेरिका के साथ मिलकर भारत ने एक रणनीतिक और या हम कह सकते हैं एक विदेशी पेट्रोलियम संग्रह क्षेत्र पेट्रोलियम का संग्रह क्षेत्र इन्होंने भारत ने अमेरिका के साथ समझौता करके बनाया है। इसमें क्या होगा, इसमें भारत अपना जो पेट्रोलियम है उसका उनका स्टोरेज कहाँ पे करेगा? तो अमेरिका में करेगा। तो अमेरिका में भारत का स्टोर किया जाएगा पेट्रोलियम। ठीक है, तो पेट्रोलियम ईंधन का स्टोरेज करने के लिए अमेरिका के साथ भारत ने समझौता किया है। इसको पहला एक विदेशी ऑयल स्टोरेज रिजर्व यानी रिजर्व कह सकते हैं। केंद्र सरकार ने इसके लिए एक जानकारी प्रस्तुत की। तो पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रसाद और यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी डैन बुइलेट ने वर्चुअल मीटिंग के दौरान एक एमओयू साइन किया। यदि हम बात करें कि एमओयू क्या है, तो इसको समझौता कहते हैं या हम इसको अंग्रेजी में समझें तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि भारत अमेरिका से तेल खरीदेगा लेकिन वहीं पर स्टोर करके रखेगा। तो भारत क्या है, अमेरिका से तेल खरीदेगा भी और वहीं पर पेट्रोल रखेगा। तो अमेरिका तेल जमा करने यानी स्टोरेज की जगह को किराए या लीज पर ले रहा है भारत। तो भारत क्या है, किराए पर वहाँ ज़मीन लेगा।
ठीक है। और इस तरह भारत अपना स्टोरेज कैपेसिटी पर अभी तक किसी भी इस तरह की जो स्टोरेज कैपेसिटी है इस पर अभी तक किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन भारत सरकार ने अब यह फैसला लिया है कि वह अमेरिका में पेट्रोलियम का रिजर्व स्थापित करेगा। तो यदि हम बात करें अमेरिका की, तो यूएसए या अमेरिका उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप पर स्थित है। ठीक है, इसको हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी में है और इसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। और अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी एक पोटोमेक नदी के किनारे पर स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है, तो अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि हाल ही में पहला निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? किस राज्य ने पहला निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया है, उसमें क्या होने वाला है? तो सबसे पहले हम देखते हैं आंसर। तो आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने स्कूलों की शिक्षा के लिए पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के दौरान इसका जो उद्देश्य है वो महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को प्रेरित और सुसज्जित करना है। तो स्कूल प्रमुख और शिक्षकों के लिए अपनी तरह का सबसे बड़ा शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यदि हम इसका फुल फॉर्म जाने तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, इसका जो फुल फॉर्म है। और अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में, इसकी राजधानी अमरावती हैदराबाद में है। मुख्यमंत्री इसके YS जगन मोहन रेड्डी हैं। ठीक है, ये YSR कांग्रेस पार्टी के हैं। और यहाँ के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार महेश्वरी हैं। ये लोकसभा सीटें यहाँ पर 25 और राज्यसभा सीटें 11, विधानसभा सीटें 175 हैं। 5 पड़ोसी राज्य हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। यहाँ के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर हैं। ठीक है, और नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व यह भी क्या है, यानी नागार्जुन टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। और गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी है। समुद्र तट की रेखा इसकी गुजरात के बाद दूसरी सबसे लंबी है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रोज क्रिस्टिन ओसोक रेपांड किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो यहाँ पर आपका आंसर है गैलवन की ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। और इनके विषय में यदि हम बात करें तो ये है 12वीं PM बनी है यहाँ की। और इन्होंने फरवरी 2019 को न रक्षा मंत्री ये बनी थी फरवरी 2019 को। और अब ये यहाँ की प्रधानमंत्री बन गई हैं। और राष्ट्रपति अली बोंगो ओनडिम्बा ने इनकी नियुक्त की है। जनवरी 2019 से किया गया यह चौथा कैबिनेट का फेरबदल है।
तो यह चौथा फेरबदल कैबिनेट में हुआ है यहाँ की। और यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी लिब्रेविले है और यहाँ की करेंसी CFA फ्रैंक, या जिसको हम बोल सकते हैं सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रांक, यानी XAF हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो यहाँ की यह मुद्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में CBSE ने पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए CBSE ने समझौता किया है IBM के साथ। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम, यानी जिसको हम बोल सकते हैं AI, तो AI पर आधारित पाठ्यक्रम के लिए IBM के साथ समझौता किया है। IBM कंपनी CBSE के साथ मिलकर AI पाठ्यक्रम भारत के 13 राज्यों के 200 स्कूलों में लॉन्च करने वाली है। और इस पाठ्यक्रम के लिए CBSE की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मर्क्यूरिया यूनिवर्सिटी और लर्न लिंक फाउंडेशन और भारत के IBM द्वारा विकसित किया जाएगा। तो यहाँ पर CBSE ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए IBM के साथ समझौता किया है और 13 राज्यों के 200 स्कूलों में AI पर आधारित पाठ्यक्रम को लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में पाकिस्तान ने 700 मील की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आपका आंसर है चीन। तो चीन के साथ अब पाकिस्तान ने 700 मील की आज़ाद पट्टन परियोजना में समझौता किया है चीन के साथ। तो यदि हम चीन की बात करें तो चीन एशिया महाद्वीप पर स्थित है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे बड़ी नदी यांग्त्सी है और यह एशिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। और यहाँ की राजधानी बीजिंग है और करेंसी युआन है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। और यह चीन, यदि हम बात करें तो चीन जनसंख्या के आधार पर पहला सबसे बड़ा देश है, या पहले स्थान पर है जनसंख्या के आधार पर। साथ ही हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान भी एशिया महाद्वीप पर स्थित है। इसकी राजधानी इस्लामाबाद है और पाकिस्तान की करेंसी तो पाकिस्तानी रुपये है। और यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान, राष्ट्रपति आसिफ अलवी हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट ऑफ एनर्जी नामक पहल शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने यह पहल शुरू की है? तो यहाँ पर आपका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने यह पहल शुरू की है वेस्ट ऑफ एनर्जी। तो वेस्ट ऑफ एनर्जी पहल शुरू की है जिसमें, और यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 में यहाँ की राजधानी देहरादून और यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। और यहाँ के गवर्नर बेनी रानी मौर्य और मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन हैं। लोकसभा सीटें 5, राज्यसभा सीटें 3 और विधानसभा सीटें 71 हैं। 3 पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और 2 पड़ोसी देश भी हैं इसके, चीन और नेपाल। ठीक है, तो उत्तराखंड भारत का सबसे ऊंचा टिहरी बांध यहाँ पर है, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। तो साथ ही आपकी यह इम्पोर्टेंट जानकारी थी उत्तराखंड के संबंध में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसको हम शॉर्ट में TIFF 2020 कहते हैं, उसकी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर है प्रियंका चोपड़ा। तो प्रियंका चोपड़ा को इसके TIFF 2020 का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। और तो यह बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं। और यदि हम बात करें तो प्रियंका 50 प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं अभिनेताओं की सूची में शामिल हो गई हैं, जिन्हें TIFF के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। बॉलीवुड फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप को भी इसके लिए चुना गया है। प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव कोरोना वायरस के कारण डिजिटल स्क्रीनिंग और वर्चुअल रेड कारपेट के जरिए आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव का आयोजन 10 सितंबर से 19 सितंबर 2020 तक चलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और हम TIFF की यदि बात कर लें तो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसकी स्थापना 1976 और इसका मुख्यालय टोरंटो कनाडा में है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर को शामिल किया? तो ट्रांसजेंडर को पेंशन देने के लिए योजना चलाई गई है मधु बाबू पेंशन। यह किस राज्य में चलाई गई है? तो यहाँ आपका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने यह योजना चलाई है, जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है, जिसका उद्देश्य राज्य में निराश्रित बुजुर्ग, अलग अलग व्यक्तियों और विधवाओं को वित्तीय सहयोग देने के लिए इसको चलाया गया है। इसको MBPY यानी मधु बाबू पेंशन योजना नाम दिया गया है। तो शॉर्ट में इसको MBPY बोल सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसके तहत लगभग 5000 ट्रांसजेंडरों को उनकी आयु के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के तहत पेंशन के रूप में 500, 700 और 900 रुपये प्रति माह देने की योजना है। ठीक है। और साथ ही हम बात कर लेते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी के यह हैं और गवर्नर हैं गणेशी लाल, मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक हैं। लोकसभा सीटें 21, राज्यसभा सीटें 10, विधानसभा सीटें 141 हैं। राजकीय पशु सांभर, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर, राजकीय वृक्ष अशोक है। 5 पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यहाँ उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लैंगून झील भी कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा की महानदी पर बनाया गया है। ठीक है। साथ ही अब्दुल कलाम द्वीप, यह भी उड़ीसा के तट पर स्थित है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट जानकारी थी आपकी उड़ीसा के संबंध में। तो इस तरह आज का इम्पोर्टेंट आपका क्लास पूरा हुआ। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना है। हमारे लर्निंग पॉइंट के नाम से आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में, तो आप वहाँ पर आपको डेली का क्लास का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। साथ ही PDF भी मिलती जाएगी और PDF आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।